हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अ, आज मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट की जो भी हमारी अकाउंटिंग टर्म्स हैं, है ना। लॉसेस, देखिए लॉस क्या होता है। लॉस रियली मीन्स समथिंग अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट, है ना। जिसके अगेंस्ट फर्म को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है वो लॉस है। दिस टर्म्स conveys to different meanings. First, it conveys the result of business for a period when expenses exceeds the revenue। देखिए जब हमारा एक्सपेंस ज्यादा होगा और हमारी रेवेन्यू कम होगी तो जो डिफरेंस आएगा वो लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। ओके, फॉर एग्जांपल इफ रेवेन्यू 3 लाख और एक्सपेंसेस 3,40,000 तो लॉस जो है हमारी 40,000 रुपीज होगी। और सेकंड मीनिंग क्या है इसका, इट रेफर्स टू सम फैक्ट और एक्टिविटीज अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट। ठीक है, कोई फर्म ने ऐसी एक्टिविटी की है जिसके अगेंस्ट उसको कोई बेनिफिट नहीं रिसीव हो रहा है तो वो फर्म के लिए लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू फायर और थेफ्ट और एक्सीडेंट, है ना। इट मे बी नोटेड दैट लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डिफरेंट आइटम्स। देखिए कुछ बातें यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए कि जो लॉस होती है वो एक डिफरेंट आइटम है और जो एक्सपेंस होता है वो एक डिफरेंट आइटम है ना। जब भी हम किसी थिंग के ऊपर कोई खर्चा कर रहे हैं और उससे हमको कोई बेनिफिट होता है, ठीक है, तो वो एक्सपेंस है ना। और जब लॉस इनकर्ड होती है मतलब लॉस होता है बिजनेस को तो उसके अगेंस्ट बिजनेस को कोई बेनिफिट नहीं होता। ओके, तो ये लॉस का पॉइंट था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है 17th टर्म परचेजेस। देखिए परचेजेस क्या होती है। अच्छा मैं आपको बताना भूल गया, इसका जो है वो डेबिट बैलेंस होता है लॉस का, गेन्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखिए परचेजेस। परचेजेस का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है। ठीक है, मैं अभी से ही आपको तैयार करवा रहा हूँ, जैसे ये चीजें आगे बताई जाती हैं पर मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ। देखिए परचेजेस रेफर टू द अमाउंट ऑफ गुड्स बॉट बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल और फॉर यूज इन द प्रोडक्शन। देखिए परचेज का क्या मतलब है। परचेज का मतलब है उस गुड्स के अमाउंट से, है ना, जो हमने जो बिजनेस ने परचेज किया है, जिसको बिजनेस ने खरीदा है उस गुड्स को किसके लिए, रीसेल पर्पस के लिए या गुड्स या फिर प्रोडक्शन यूज के लिए। ठीक है, वो क्या मानी जाएगी, वो परचेज मानी जाएगी। ओके, द टर्म परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर गुड्स ऑफ परचेज। ठीक है, जो आपका ये वर्ड है परचेजेस, ये सिर्फ इसका जो यूज होता है सिर्फ गुड्स को परचेज करने के लिए इसका यूज हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, परचेजेस का यूज कहाँ होगा, ओनली फॉर गुड्स परचेजेस इन विच द बिजनेस डील्स। ठीक है, जिसमें भी बिजनेस डील कर रहा है ना, जो भी गुड्स हमने परचेज किए हैं उसके लिए परचेजेस वर्ड का यूज होगा। ठीक है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश आर कॉल्ड कैश परचेजेस, है ना। इफ दे आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार में अगर हम गुड्स को परचेज करते हैं तो वो हमारी क्रेडिट परचेजेस होगी। और टोटल परचेजेस में कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों आती है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 18th पॉइंट हमारा परचेजेस रिटर्न और रिटर्न्स आउटवर्ड। ठीक है, देखिए परचेजेस रिटर्न का जो बैलेंस है, रिटर्न आउटवर्ड का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है स्टूडेंट। तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड क्या है, व्हेन गुड्स परचेज्ड, है ना, जो हमने गुड्स परचेज की है, आर रिटर्न टू द सप्लायर, उस गुड्स को बिजनेस ने वापस कर दिया है सप्लायर को, ड्यू टू एनी रीजन लाइक डिफेक्टिव क्वालिटी, या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, नॉट एज पर द टर्म ऑफ परचेज, है ना, कि जो गुड्स हमने खरीदा था वो परचेज टर्म के अकॉर्डिंग नहीं था, है ना, तो उसको हम परचेज रिटर्न बोलेंगे। टू फाइंड आउट नेट परचेजेस, परचेजेस रिटर्न इज डिडक्टेड फ्रॉम टोटल परचेजेस। ठीक है, तो अगर हम टोटल परचेजेस में से परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास आएगी नेट परचेज। ठीक है, ऐसा इसने यहाँ पे बताया है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स। अब सेल्स क्या होता है,
सेल रेफर द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, जो गुड्स हमने सेल किया, ठीक है, सपोज करिए वो हमने 5,000 रुपए की कीमत थी उसकी, जिस गुड्स को हमने सेल किया है, तो सेल प्राइस हमारा 5,000 है, तो सेल कितने की मानी जाएगी, 5,000 की। दैट आर ऑलरेडी बॉट, जिसको हमने ऑलरेडी बॉट किया है, और मैन्युफैक्चर्ड बाय द बिजनेस। तो इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर, की जो ओनरशिप है, गुड्स की ओनरशिप या सर्विसेज की ओनरशिप, वो हमने कस्टमर को ट्रांसफर कर दी है, ये इसका मतलब है सेल का। व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, देखिए जब हम कैश में सेल करेंगे गुड्स को तो वो कैश सेल होगी, पर अगर गुड्स को क्रेडिट में सेल किया जाएगा, मतलब इफ गुड्स आर सोल्ड एंड पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल, दे आर क्रेडिट सेल, तो वो क्रेडिट सेल मानी जाएगी। टोटल सेल में इंक्लूड होती है कैश सेल और क्रेडिट सेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स रिटर्न और रिटर्न्स इनवर्ड। व्हेन गुड्स सोल्ड आर रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर ड्यू टू एनी रीजन लाइक डिफेक्टिव क्वालिटी और नॉट एज पर द टर्म ऑफ सेल, है ना, जब कस्टमर बिजनेस को सेल की हुई गुड्स वापस करता है किसी भी कारण से, या तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या फिर वो एज पर टर्म ऑफ सेल नहीं था प्रोडक्ट, है ना, तो वो सेल रिटर्न मानी जाएगी, रिटर्न इनवर्ड माना जाएगा उसको, है ना। टू फाइंड आउट नेट सेल, अगर हमने नेट सेल को फाइंड आउट करना है तो टोटल सेल में से हम सेल रिटर्न को माइनस कर देंगे, ठीक है। जब हम टोटल सेल में से माइनस करेंगे सेल रिटर्न को, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो आंसर आएगा नेट सेल, ठीक है। और इसका जो बैलेंस होता है, देखिए सेल का बैलेंस होता है क्रेडिट और सेल रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट, ठीक है। ये बातें जो है आपको मतलब पता होनी चाहिए आगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है। देखिए स्टॉक इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग, है ना। देखिए स्टॉक में उन गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है जिसको हमने परचेज किया है रीसेल पर्पज से, विच आर लाइंग अनसोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, है ना, यानी कि जो अभी अनसोल्ड नहीं हुई है किसी पर्टिकुलर डेट पे, अनसोल्ड गुड्स जो हमारे पास पड़ी है वो स्टॉक है। स्टॉक में भी ओपनिंग, देखिए स्टॉक ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। द टर्म ओपनिंग स्टॉक मतलब द टर्म ओपनिंग स्टॉक मीन्स गुड्स लाइंग अनसोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। अगर 1 अप्रैल को आपके पास जो गुड्स अनसोल्ड होंगे, जितने अमाउंट के गुड्स अनसोल्ड होंगे, है ना, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा, है ना। वेयर एज द टर्म क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, और 31 मार्च को जो जितने अमाउंट के हमारे पास अनसोल्ड गुड्स होंगे वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है। इफ 4,000 यूनिट्स परचेज एट ₹20 per unit remain unsold at the end of the year, the closing stock is 80,000, ठीक है। तो 80,000 का हमारे पास जो है वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, और दिस विल बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर, जो बाद वाला ईयर होगा। देखिए 31 तारीख को ये 80,000 का जो स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक है, पर 1 अप्रैल को नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में ये यही 80,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, है ना। और मैं आपको बता देता हूँ स्टॉक का बैलेंस जो है वो डेबिट होता है ना, ये हमारी एसेट होती है, ठीक है। ओके उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ हमारे पास नेक्स्ट टर्म है इन्वेंट्री और स्टॉक। फिर से देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री और स्टॉक के बारे में बताया गया है। इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस होता है, जैसा कोई फैक्ट्री है ना, अ वाइडर टर्म इन्वेंट्री इज यूज्ड, वहां पे जो है इन्वेंट्री को एज अ वाइडर टर्म यूज किया जाता है, विच इंक्लूड स्टॉक ऑल्सो, जिसमें स्टॉक भी इंक्लूड होता है। सो देयर कैन बी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 4 टाइप, तो देखिए 4 टाइप का ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है। पहला इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स मतलब जो प्रोडक्ट मतलब एकदम तैयार हो चुका है, ठीक है। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो हमारे पास स्टॉक में है जो सामान, है ना, यानी कि जो मैंने आपको ऊपर वाला पार्ट बताया वो, ओके, स्टॉक इन ट्रेड। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन्वेंट्री इज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट,
और नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि मार्केटेड वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, सपोज करिए आपके पास इन्वेंट्री स्टॉक की वैल्यू दी है ना, तो 5000 हमारे पास ये वैल्यू कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और 7000 हमारे पास वैल्यू मार्केट प्राइस है। तो विच एवर इज लेस, है ना, यानी कि 5000 तो कॉस्ट प्राइस, तो इस प्राइस पे इन्वेंट्री की वैल्यू होगी 5000 रुपए पे, क्योंकि इन दोनों में से जो कम होगा उसको हम स्टॉक के इन्वेंट्री की वैल्यू मानेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, डेबिट बैलेंस होता है इसका भी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 23 टर्म है ट्रेड रिसीवेबल, ये हमारी एसेट होती है और इसका जो बैलेंस है वो डेबिट होता है। ट्रेड रिसीवेबल रेफर्स टू द अमाउंट ड्यू टू ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड। ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब है? अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब ट्रेड रिसीवेबल वो अमाउंट है जो हमने अभी रिसीव करना है ना, हमने गुड्स सेल की हैं कस्टमर को, सर्विसेज रेंडर्ड की हैं, है ना, तो उसके अगेंस्ट अभी हमें अमाउंट मिला नहीं है, तो ट्रेड रिसीवेबल उस अमाउंट को बताता है जो अभी हमने रिसीव करना है, किसके लिए? फॉर गुड्स सोल्ड सर्विसेज रेंडर्ड। सच रिसीवेबल्स आर ड्यू विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year एंड इंक्लूड सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, सच रिसीवेबल आर ड्यू विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year, एक साल के लिए ये अमाउंट ड्यू होता है ना, और इसमें सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये हमारी एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है डेटर। डेटर भी हमारी एसेट है और इसका डेबिट बैलेंस होता है। पर्सन या फिर इंडिविजुअल या कोई फर्म है हु रिसीव्स अ बेनिफिट विदाउट गिविंग मनी और मनी वर्थ। ठीक है, अ पर्सन हु रिसीव्स अ बेनिफिट without giving money or money worth immediately, but liable to pay in future or in due course of times is a debtor। देखिए, कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी इंडिविजुअल या कोई फर्म है जिसको कोई बेनिफिट मिल गया है ना, बिना कोई पैसा दिए, है ना, उसने कोई पैसा पे नहीं किया है, बट इन फ्यूचर वो लाइबल है उस अमाउंट को, बाद में उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखिए, जैसे ये बिजनेस है ना, और ये हमारा कस्टमर है। ठीक है, अब हमने इसको गुड्स सेल किए हैं 5000 के, पर कस्टमर ने हमको बिजनेस को कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है, तो इन फ्यूचर उसको 5000 रुपए बिजनेस को पे करना पड़ेगा। तो ये 5000 रुपए के लिए कस्टमर हमारा क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। ठीक है, सो द डेटर आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इसलिए डेटर हमारा एसेट होता है और इसका डेबिट बैलेंस होता है। बैलेंस शीट की एसेट साइड में इसको दिखाया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है मिस्टर अतुल बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर बासु। तो मिस्टर अतुल ने गुड्स को खरीदा है मिस्टर बासु से, उधार में खरीदा है, 10,000 के गुड्स हैं। तो मिस्टर अतुल डेटर है किसके लिए? मिस्टर बासु के लिए, है ना, टिल ही पेज द वैल्यू, जब तक वो गुड्स की वैल्यू को पे नहीं कर देता है मिस्टर बासु को। तो डेटर आर द एसेट्स फॉर द, इसलिए डेटर क्या होते हैं? बिजनेस की एसेट मानी जाती है। ठीक है, और इसका डेबिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट है 25th बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन द हैंड ऑफ अ पर्सन who has a legal right to receive the amount due on it from the concerned person on whom it is written। ठीक है, in other word the bill of exchange is also known as bills receivable for the creditor। ठीक है, कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज को किस नाम से जाना जाता है? बिल रिसीवेबल फॉर द क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर के लिए। तो बिल रिसीवेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज है इन द हैंड ऑफ अ पर्सन, उस पर्सन के हैंड में, उस पर्सन के हाथ में, है ना, हु हैज, जिसको लीगल राइट है टू रिसीव द अमाउंट ड्यू, कि जो ड्यू अमाउंट है उसको रिसीव करने का, ऑन इट, जो उस पे लिखा गया है, फ्रॉम द कंसर्न पर्सन, है ना, ऑन हुम इट इज रिटन, जिस पर्सन पे ये बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो बी ने जो है ए को बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, और ये बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, और इस
बिल ऑफ एक्सचेंज पे जो है वो किसका नाम है? सो मैं इसको आपको एक बार फिर से ढंग से समझाता हूँ, है ना। देखिए ध्यान से स्क्रीन पे आप देखिए। हमारे पास जैसे दो पर्सन है ना। फर्स्ट है हमारे पास ए, ओके, दो पर्सन के बीच में ये बनता है देखिए। और दूसरा पर्सन है हमारे पास यहाँ पे बी, ठीक है। दो पर्सन हमारे पास है। तो जो ए है वो है बायर, ठीक है, और जो बी है वो है सेलर, ठीक है। ये खरीदने वाला है और ये बेचने वाला है। तो होगा क्या, इन दोनों के बीच में यहाँ पे मैं बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसे लिख देता हूँ, या बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसे लिख देता हूँ, बिल रिसीवेबल के। तो देखिए, तो जो ये ए है, ये क्या करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करेगा ना, लिखेगा, ठीक है, साइन करेगा और किसको देगा, बी को देगा, ठीक है। और यहाँ पे इस बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है वो प्रॉमिस होगा कि एक पर्टिकुलर डेट को जो है वो बी को पेमेंट कर दी जाएगी। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो 90 डेज के लिए बना है, तो 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो पेमेंट कर दी जाएगी बी को, ठीक है। बी ने क्या किया है, बी ने गुड्स सेल किया है ना, बी ने गुड्स को सोल्ड किया है। किसको सोल्ड किया है, ए को सोल्ड किया है ना, और वो भी क्रेडिट में सोल्ड किया है, ठीक है। क्रेडिट में सोल्ड किया है स्टूडेंट, ध्यान से आप देख लीजिए। और ए ने खरीदा है, इसलिए ए बायर है। तो बायर जो है वो, बायर ने बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन किया है और किसको दे दिया है, बी को, ठीक है। और ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया था कि बिल रिसीवेबल एक क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है इन द हैंड ऑफ अ पर्सन, इन द हैंड ऑफ अ पर्सन हु हैज अ लीगल राइट टू रिसीव द अमाउंट ड्यू इट फ्रॉम द, देखिए यानी कि जो बी है, बी को ये लीगल राइट है कि वो अमाउंट को रिसीव करेगा ए से, है ना, ओके। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था बिल रिसीवेबल के बारे में, है ना, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। इसका जो बैलेंस होता है ये हमारे लिए एसेट होती है, डेबिट बैलेंस होता है। ये अमाउंट अभी हमको रिसीव होगा, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल देखिए, it refers to the amount due on account of goods purchased or services received in the normal business, in the normal course of business, which must be settled within 12 months. Sundry creditors and bills payables are jointly called as a trade payable। देखिए, तो अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज, जो हमने गुड्स को परचेज किया है वो अमाउंट अभी हमने पे करना है, ठीक है। जो सर्विसेज हमने रिसीव की हैं बिजनेस में वो अभी पे करना है, वो अमाउंट जो है ट्रेड पेबल में आता है, ठीक है। और ये जो अमाउंट होता है ट्रेड पेबल का, ये 12 मंथ्स में हम बिजनेस को सेटल करना पड़ता है। ये हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, इसलिए इसका बैलेंस क्रेडिट होता है ना। सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं ट्रेड पेबल में, ठीक है। तो ये हमारी 26th टर्म है ना। उसके बाद 27 देखिए। अब क्रेडिटर्स क्या होता है, अ पर्सन हु गिव्स अ बेनिफिट विदाउट रिसीविंग मनी और मनी वर्क्स इमीडिएटली बट टू क्लेम इन फ्यूचर इज अ क्रेडिटर। तो कोई ऐसा पर्सन है जिसने बिजनेस को कोई बेनिफिट दिया पर अभी तक बिजनेस ने उसको पैसा पे नहीं किया, है ना, इसको अभी पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो बिजनेस इसको अभी पैसा देगा, तो इसलिए ये पर्सन हमारा क्रेडिटर है। द क्रेडिटर्स आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट। इन द अबव एग्जांपल देखिए, मिस्टर बासु क्रेडिटर है और मिस्टर अतुल के लिए, है ना, टिल ही रिसीव्स द वैल्यू, जब तक उसको गुड्स का अमाउंट मिल नहीं जाता, है ना। ये मैंने आपको डेटर वाले में मिस्टर बासु और अतुल का बताया था ना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मिस्टर बासु है वो मिस्टर अतुल के लिए क्रेडिटर है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे बिल्स पेबल। देखिए, बिल्स पेबल रेफर्स टू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए, ऊपर बिल्स मैंने आपको रिसीवेबल बताया, अब ये बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और अ पर्सन, उस पर्सन के लिए हु इज लाइबल टू पे, है ना, जो कि लाइबल है कि वो अमाउंट पे करेगा ऑन इट्स मैच्योरिटी, ठीक है। तो यानी कि
ये जो बिल साइन हुआ है यहाँ पे, ये बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बी के लिए बिल रिसीवेबल है, ठीक है, ये बी के लिए बिल रिसीवेबल है ना, और ये इसके लिए ए के लिए बिल्स पेबल है, क्योंकि ये इसकी लाइबिलिटी है ना, 90 दिन के अंदर इसको अमाउंट इसको पे करना पड़ेगा और ये 90 दिन में इसको रिसीव करेगा, ठीक है, तो ए के लिए बिल्स पेबल हुआ। ओके, तो इन अदर वर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज अ बिल्स पेबल फॉर द डेटर, तो डेटर के लिए क्या है, बिल्स पेबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये लाइबिलिटी है, इसका बैलेंस भी क्रेडिट होता है, क्रेडिटर का बैलेंस भी क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारी गुड्स है ना। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे सारी टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है गुड्स। ये गुड्स वर्ड बार बार यूज होगा, तो गुड्स क्या होती है इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। गुड्स का मतलब है ऑल आर्टिकल्स, कॉमोडिटीज और मर्चेंडाइज विच आर ट्रेडेड बाय बिजनेसमैन, ठीक है, जिसमें बिजनेसमैन बिजनेस करता है, वो सारे आर्टिकल, कॉमोडिटी, मर्चेंडाइज क्या है, गुड्स हैं। आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड और बॉट फॉर रीसेल विद प्रॉफिट मोटिव आर कॉल्ड गुड्स, ठीक है। आर्टिकल्स जो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या जिसको खरीदा जा रहा है रीसेल पर्पस के लिए प्रॉफिट मोटिव के साथ, वो हमारी गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल फैंस एंड लैंप्स in electronics shop, furniture in a furniture shop, books and stationery in book shop are term as a goods, ठीक है। तो देखिए कि जो फैन और लैंप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में होते हैं, इसलिए ये वो फैन और लैंप्स उसके लिए गुड्स है। फर्नीचर जो है फर्नीचर शॉप के लिए गुड्स है। बुक्स और स्टेशनरी बुक शॉप के लिए गुड्स है, ठीक है। तो जिसमें बिजनेस कर रहे हैं हम, वो हमारे लिए गुड्स हैं। ज्वेलर के लिए ज्वेलरी गुड्स हैं। तो इफ अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग फर्म परचेजेस फर्नीचर, अगर एक कंप्यूटर बनाने वाली जो फर्म है वो फर्नीचर को परचेज करती है अपनी शॉप में यूज करने के लिए, तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो फर्नीचर गुड्स नहीं होगी, इट इज नॉट कॉल्ड गुड्स, क्योंकि कंप्यूटर बनाने वाली फर्म फर्नीचर खरीद रही है, वो फर्नीचर को नहीं बनाती है, वो कंप्यूटर बनाती है, ठीक है। सो फॉर दिस सेपरेट फर्नीचर अकाउंट इज ओपन, ठीक है, इसलिए जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो एक अलग से फर्नीचर अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है। सो गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग फॉर्म, देखिए किस फॉर्म में गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है, तो यहाँ पे बताया गया है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। गुड्स ये हमारे लिए क्या है, मैंने आपको मीनिंग बता दिया। उसके बाद देखिए, तो गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है किस फॉर्म में, चार टाइप में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए गुड्स को, पहला परचेजेस, जब हम परचेज करेंगे तो हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम परचेजेस लिखेंगे, ठीक है। जब गुड्स को वापस किया जाएगा तो हम परचेज रिटर्न लिखेंगे, ठीक है, बिजनेस ने अगर गुड्स को वापस किया तो परचेज रिटर्न, सेल किया तो सेल्स लिखेंगे, और सेल वापस होगी तो सेल रिटर्न लिखेंगे। तो मैं बोलना ये चाहता हूं कि गुड्स अकाउंट कहीं भी ओपन नहीं होगा। जब भी आप अकाउंट्स बनाएंगे तो गुड्स अकाउंट कहीं नहीं आएगा। अगर गुड्स को परचेज किया जाएगा तो हम परचेजेस का यूज करेंगे, जो गुड्स हमने परचेज किए होंगे उसको वापस किया तो परचेज रिटर्न, गुड्स को सेल किया तो सेल अकाउंट, और गुड्स सेल की है गुड्स अगर कस्टमर ने बिजनेस को वापस किए तो सेल रिटर्न, ठीक है। गुड्स अकाउंट कहीं भी ओपन नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आइटम, कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ एनीथिंग is generally understood as a sum that is paid or foregone to acquire it, है ना। मतलब हमने कोई भी चीज खरीदी, उसके लिए जो भी अमाउंट पे किया वो कॉस्ट हो गई। बट इन बिजनेस कॉस्ट इज द क्यूमुलेटिव मॉनिटरी valuation of effort, material resources, time and utilities, risk incurred and opportunities foregone in the production or delivery of goods or services, any activity undertaken for business purposes, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब क्या है, देखिए जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, एक गोल्ड से हम ज्वेलरी बना रहे हैं, ठीक है, गोल्ड से हम ज्वेलरी बना रहे हैं, है ना। तो गोल्ड से ज्वेलरी यानी कि फिनिश गुड्स बनने तक जो भी प्रोडक्शन की प्रोसेस है ना, जो भी मटेरियल लगा, रिसोर्सेस, टाइम, यूटिलिटी, है ना, रिस्क जो भी उसमें था, ओके।
कोई और भी खर्चा होगा, वो सारी की सारी चीजें हम जोड़ देंगे, है ना। और फिनिश्ड गुड्स जो हमारी तैयार होगी, है ना, टोटल उसमें वो सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, जो भी मटेरियल रिसोर्सेज टाइम की जो भी खर्चा हमने किया। तो एंड में जाके जो प्रोडक्ट तैयार हुआ, जैसे ज्वेलरी से हमने कोई रिंग बनाई और वो 20,000 की है, तो कुल मिला के हमारा खर्चा 20,000 होता है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस 20,000 होगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अब इसकी 20,000 होगी। अब जब इसमें हम क्या करेंगे, अगर 10,000 का प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल जो है वो 30,000 की मानी जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट आइटम है वाउचर। तो वाउचर क्या होता है, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। देखिए जो वाउचर है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है ये। ठीक है, इट इज, ये प्रूफ है किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का दैट हैज टेकन प्लेस फॉर द वैल्यू स्टेटेड इन द वाउचर। ठीक है, जो भी वैल्यू लिखी गई है वाउचर में, उसका, उस ट्रांजेक्शन का, कि ये ट्रांजेक्शन 5,000 की है, 6,000 की है, 7,000 की है ना, तो ये ट्रांजेक्शन इतने की है, उसका प्रूफ है ये। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, ये कैश रिसीट हो सकती है, इनवॉइस हो सकता है, कैश मेमो, बैंक पे इन स्लिप हो सकता है, एटसेट्रा। सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग वाउचर बनाया जाता है, एंड ईच वाउचर इज नंबर्ड, और हर एक वाउचर का एक नंबर होता है। और वाउचर का ऑडिट जो है वो, वाउचर इज नेसेसरी टू द ऑडिट ऑफ अकाउंट। देखिए अगर हमने अकाउंट्स का ऑडिट करना है तो उसके लिए वाउचर जरूरी होता है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है डिस्काउंट, नेक्स्ट टर्म है डिस्काउंट। तो एनी टाइप ऑफ कंसेशन इन पेमेंट, जो कोई हम पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए हमने कोई कंसेशन दिया विद मोटिव, है ना, विद मोटिव टू गेट पेमेंट अर्लियर और टू इंक्रीज सेल, सेल को बढ़ाने के लिए या पेमेंट को जल्दी से रिसीव करने के लिए हमने कोई क्या किया, हमने कोई कंसेशन दिया पेमेंट में, तो वो डिस्काउंट है। और डिस्काउंट दो टाइप का होता है। ठीक है, डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। तो कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू कस्टमर। देखिए तो अगर हमने अलाउड किया है डिस्काउंट, डिस्काउंट जो अलाउड है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक और बात, क्या, एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। जो डिस्काउंट अलाउड है वो हमारे लिए लॉस है, और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो हमारे लिए इनकम है। इसलिए डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस डेबिट होता है क्योंकि वो लॉस है, और इनकम है इसका बैलेंस क्रेडिट होगा। ये मैंने आपको एडवांस में बातें बता दी, आगे मैंने सब कुछ और भी चीजें बताई हैं। देखिए कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रमोट एंड अर्ली पेमेंट्स। देखिए पेमेंट को जल्दी से रिसीव करने के लिए, पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, जल्दी से रिसीव करने के लिए हम कस्टमर को कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं। इट इज जनरली एक्सपेक्ट्स इन परसेंट, ये परसेंटेज की फॉर्म में होता है, एज दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट। ठीक है, एंड सो एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद एंट्री ऑफ पेमेंट। तो ये क्या बोल रहा है, एज दिस डिस्काउंट इज अलाउड। देखिए जब कैश में पेमेंट की जाती है तो ही कैश डिस्काउंट दिया जाता है, इसलिए कैश डिस्काउंट की जो एंट्री होती है, हम पेमेंट की एंट्री जब करेंगे उसके साथ ही इसको रिकॉर्ड कर देंगे कैश डिस्काउंट को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर टू बायर्स एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस। यहाँ पे बोल रहा है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो अलाउ किया जाता है सेलर के द्वारा, किसको, बायर को, है ना, और उसकी जो परसेंटेज होती है वो फिक्स होती है किसके ऊपर, लिस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, जो लिस्ट प्राइस होता है, विद द ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज सेल, ये सेल को बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, ये पेमेंट को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है कि पेमेंट हमको जल्दी से जल्दी रिसीव हो जाए। ठीक है, और सेल को बढ़ाने के लिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। नो सेप, इसके लिए कोई सेपरेट एंट्री पास नहीं की जाती, मतलब ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता, कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसको डिडक्ट किया जाता है कैश मेमो या इनवॉइस ऑफ गुड्स से। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद और भी अकाउंटिंग टर्म्स है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा।
आज के लिए इतना ही है ना। थैंक यू सो मच।